नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल यूट्यूब आईपी कमौत में आपका स्वागत है। आज अपने करने वाले हैं उद्देशिका, जिसको हम प्रस्तावना कहते हैं, प्रिम्बल कहते हैं। तो उद्देशिका शुरू करते हैं। सर्वप्रथम तो मैं उद्देशिका की बात करूं तो उद्देश्य जो प्रस्ताव था वो जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को रखा गया और 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। और देखो, किसी भी संविधान या किसी भी कानून व्यवस्था, शासन व्यवस्था को चलाने के लिए कुछ नियम होते हैं, कायदे होते हैं, कानून होते हैं। तो उसी प्रकार से जो हमारा संविधान का जो निर्माण किया था उसके लिए एक उद्देश्य बनाया गया भी, इसमें क्या कुछ है। तो उसका जो उद्देश्य है, उद्देशिका जो है वो प्रेम्बल जिसको हम कहते हैं, प्रस्तावना जो आपके सामने है तो इस प्रकार से है। इसका जो प्रस्ताव आपको पता है कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो प्रथम बैठक 9 दिसंबर को होती है, उसके बाद 11 और 13 को उद्देश्य प्रस्ताव रख दिया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था और पारित जो किया गया था 22 जनवरी 1947 को किया गया था। तो हम देख लेते हैं, इस प्रकार से ये एक उद्देशिका है। पढ़ते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए समस्त नागरिकों को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संभवत 2006 विक्रमी एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। प्रस्तावना लिखने का उद्देश्य हमारा यही था कि जो संविधान निर्माता है, जो संविधान निर्माता हैं हमारे, जिन्होंने संविधान बनाया, संविधान सभा, तो संविधान निर्माताओं के क्या आदर्श थे, क्या उनकी आकांक्षाएं थी, क्या उनके विचार थे, उनको जानने की हमें ये जो है इसमें प्रावधान मिलता है, हमें जानने को, देखने को मिलता है। उनके विचारों की हम कुंजी कह सकते हैं। संविधान निर्माताओं के विचारों की कुंजी है ये। हमें उनके विचार को जानने या समझने के लिए हमें ये सहायक है। और हमारी जो प्रिम्बल है, हमारी जो प्रस्तावना है, वो ऐतिहासिक स्रोत का स्वरूप है। अंतिम रूप से अपने बात करें तो ऐतिहासिक स्वरूप है। वो कैसे है कि इसमें स्पष्ट रूप से हमें तारीख का उल्लेख मिलता है। 26 नवंबर 1949 को हमने अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मर्पित कर दिया था। उसके बाद की अपने बात करें तो ये अर्थ निर्माण के लिए सहायक है। हमारी प्रस्तावना अर्थ निर्माण के लिए उपयोगी है, अर्थ निर्माण के लिए उपयोगी है। जिस प्रकार से संविधान की जो है भाषा है वो अस्पष्ट है और संदिग्ध है, उनको व्याख्या करने के लिए, उसकी निर्विचन करने के लिए जो है हमें प्रस्तावना का सहारा लेना पड़ता है। अब इसमें कंपटीशन से संबंधित अपने बात करें, बहुत सारे क्वेश्चन जो आपने देखे होंगे नॉर्मली जो आते हैं। जैसे इसमें संविधान संशोधन हुआ है एक बार, तो प्रश्न पूछा गया है कि कितनी बार अब तक प्रस्तावना में संशोधन हो चुका है, तो केवल एक बार हुआ है। इसमें भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है, तो 2 बार हुआ है। भारत 2 बार प्रयोग हुआ है। लोक शब्द का 1 बार प्रयोग है। व्यक्ति शब्द का 1 बार प्रयोग है, तो जबकि नागरिक शब्द का भी 1 बार प्रयोग है। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि भारत शब्द जो है प्रस्तावना में कितनी बार उल्लेखित हुआ है, प्रिंट हुआ है। इसके अलावा कितनी बार संशोधन हुआ है, केवल 1 ही बार हुआ है। कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन 1976 को किया गया था। और इसके बाद में जो है पूछा गया कितने शब्द बाद में जोड़े गए थे। तो मैं आपको बता दूं कि बाद में जो जोड़े जाने वाले जो शब्द हैं वो कौन कौन से हैं। देखो, बाद में जोड़े वाले जो शब्द हैं, एक तो है समाजवाद, उसके बाद अपने बात करें तो पंथ निरपेक्ष, उसकी अगर बात करें तो अखंडता। ये जो शब्द हैं ये बाद में जोड़े गए थे
हम ये कह सकते हैं कि मूल संविधान में जब संविधान बना था उस समय प्रस्तावना में ये 3 शब्द नहीं थे, ठीक है ना। ये बाद में जोड़े गए थे, 42वां संविधान संशोधन 1976 को किया गया था, तब इनको जोड़े गए थे। बाद में जोड़े गए 3 शब्द, 42वां संविधान संशोधन किया गया था। अब 2 महत्वपूर्ण बातें, एक बार पूछा भी गया प्रश्न कि जो अपना फेडरल सिस्टम है, भारत का फेडरल सिस्टम यानी संघीय व्यवस्था जो है, उसका उल्लेख हमें संविधान की जो प्रस्तावना है कहीं भी नहीं मिलता है। संघीय शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। बाकी इसमें जो उल्लेख किया गया है वो किस किस का है, न्याय का उल्लेख है, हमें इसमें स्वतंत्रता का उल्लेख मिलता है, समानता का उल्लेख मिलता है, बंधुत्व का उल्लेख मिलता है, एकता और अखंडता का उल्लेख मिलता है, कब हमने निर्मित किया उसका हमें उल्लेख मिलता है। इस प्रकार से इसमें पता चलता है। एक बड़ी बात आपको मैं बता दूं कि जो पंथ निरपेक्षता है, यानी धर्म से संबंधित जो बात है, यानी पंथ निरपेक्षता यानी राष्ट्र जो है किसी धर्म को नहीं मानता बल्कि सभी धर्मों को समान रूप से मानता है। तो ये जो प्रक्रिया है या ये जो धर्म से संबंधित जो बात है, केवल हमें उल्लेख संविधान की जो प्रस्तावना है उसी में मिलता है। संविधान में कहीं उल्लेख नहीं किया गया पंथ निरपेक्षता से संबंधित। तो ये प्रश्न बन सकता है कि धर्म से संबंधित हमें उल्लेख कहाँ मिलता है, तो संविधान की प्रस्तावना में मिलता है। जो संविधान है उसकी आत्मा ये प्रस्तावना है, संविधान की आत्मा कह सकते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम जो उल्लेख जो है ठाकुरदास भार्गव ने ये किया था कि ये संविधान की आत्मा है। जवाहरलाल नेहरू भी इसे कहते हैं, मोहम्मद हिदायतुल्लाह न्यायाधीश जो थे वो भी ये संविधान की आत्मा बताते हैं। तो ये संविधान की आत्मा कह सकते हैं, संविधान निर्माताओं के विचारों की कुंजी कह सकते हैं। प्रश्न कैसे बनेगा, प्रश्न किस प्रकार से आ रहा है कि बाद में कब शब्द जोड़े गए थे, 42वां संविधान संशोधन में एक बार संशोधन हो चुका है, किस प्रकार की व्यवस्थाएं इसमें है, तो न्याय की व्यवस्थाएं हैं इसमें, स्वतंत्रता की है और समानता की है। इनसे जो ये प्रेरित है न्याय, जो हमारी विश्व में रूस की अगर मैं बात करूं तो एक साम्यवादी क्रांति होती है 1917 में, उससे प्रभावित न्याय को समावेश किया गया है। स्वतंत्रता और समानता और बंधुत्व की बात करें तो कभी फ्रांस में राज्य क्रांति हुई थी 1789 में, स्वतंत्रता के लिए क्रांति होती है अमेरिका में 1776 में, 1776 में। तो उससे प्रेरित, उससे प्रेरणा के स्वरूप हमें इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा हम बात करें हम भारत के लोग, ये जो शब्द है, ये शब्द हम यूएनओ की जो चार्टर है उससे उठाया गया है, अमेरिका का जो संविधान बनाया गया था उसकी जो प्रस्तावना है उनसे उठाया गया है। और इसका मतलब है कि जो ये संविधान बनाया गया है वो भारत के लोगों के द्वारा बनाया गया है। तो इसमें हम भारत के लोग और हम लोग शब्द का जो उल्लेख है, या हम लोग का जो शब्द का जनक जो है वो रूसो है, जो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का जनक कहा जाता है। तो इस प्रकार से इसमें न्याय जो है 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। प्रश्न बन सकता है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था है, सामाजिक है या आर्थिक है या राजनीतिक है या तीनों ही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीनों ही है। अगर स्वतंत्रता की बात करें तो 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख हमें संविधान की प्रस्तावना में मिलता है। प्रश्न आ जाए प्रस्तावना में स्वतंत्रता का उल्लेख, कौन कौन सी स्वतंत्रता का उल्लेख मिलता है, तो इसमें अगर आ जाए विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये आपको करना है। और समानता की बात करें तो 2 प्रकार, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात करता है। किस तारीख को लगा या कौन सा संवत का उल्लेख किया गया, तो विक्रमी संवत, संवत 2006, विक्रमी संवत 2006 में इसका उल्लेख मिलता है। प्रश्न इस प्रकार से बनते हैं। अब ये प्रस्तावना जो है, जो हमारी प्रिम्बल है, उद्देशिका है, इसका आधार तो आपको मैंने बता दिया, इसका मकसद क्या था ये बता दिया, इसको क्यों लाया गया ये भी आपको बता दिया कि हमने जो है संविधान के प्रारूप को समझने के लिए। देखो, अगर कोई व्यक्ति अगर प्रस्तावना को अच्छी तरह से पढ़ लेता है, अध्ययन कर लेता है, तो हमें ये पता चलता है कि हमारे भारतीय संविधान के निर्माण में किस प्रकार से उल्लेख है। हम सारांश कह सकते हैं इनका, संविधान निर्माताओं के क्या विचार थे वो इसमें मान सकते हैं। अब एक बात आती है विवाद की। देखो, प्रस्तावना जो है ना वो विवादित रही है हमेशा से। कुछ ऐसे प्रावधान हैं, किसी ऐसे विवाद हैं जो वो मैं आपको बताना चाहूँगा। चाहे तो वो विवाद की अगर बात करें
तो चाहे तो एन के गोपालन बनाम मद्रास राज्य की बात हो जो 1950 में आया, और चाहे उसके बाद में सज्जन सिंह बनाम राजस्थान संघ की बात हो जो 1965 में आता है, और गोकलनाथ बनाम पंजाब राज्य की बात हो जो 1967 में आता है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य की बात हो जो 1973 में आता है, चाहे इंदिरा गांधी बनाम ये जो है राम नारायण 1975 में आता है, और चाहे एस आर बॉम्बई बनाम भारत संघवाद हो 1994 में जो आता है। तो इस प्रकार से विवादित है। कभी तो संविधान की जो न्यायालय है, न्यायालय में कभी तो इसने अंग माना है इसको, कभी नहीं माना है। इसका कहाँ क्या उल्लेख है उसकी हम बात करते हैं, तो उसमें मैं आपको बता दूं। अब जो वाद हैं, इससे संबंधित जो वाद आए उन वाद की हम बातें कर लेते हैं, ठीक है ना। कभी कभार प्रश्न पूछ लिया जाता है, बिल्कुल आसान सा प्रश्न आता है, लेकिन फिर भी हम जो है इसको गलत कर देते हैं। देखो सीधा प्रश्न आ जाए, सीधा सा प्रश्न ये कि जो प्रस्तावना है कौन से वाद के अनुसार इसको संविधान का अंग नहीं माना गया था। अब उसमें एस आर बॉम्बई भी आ जाता है और एन के गोपालन भी आ जाता है ऑप्शन में, और अगर मैं बात करूं तो एस आर बॉम्बई जो है बनाम भारत संघ राज्य है वो भी आ जाता है। तो उसको हम कौन सा ऑप्शन सही करना है। तो विवाद की मैं बात करूं तो बड़े बड़े मैं बात कर लेता हूं, जो मेन मुख्य मुख्य है। नंबर पहले की बात करता हूं, एन के गोपालन बनाम मद्रास राज्य, ये एक मामला आता है कब, 1950 में। इसके द्वारा ये कहा गया था न्यायालय द्वारा कि उद्देशिका को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, उद्देशिका को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, ये विवाद आया था। उसके बाद में अगर बात करता हूं मैं केशवानंद की, गोकलनाथ की, गोकलनाथ बनाम पंजाब राज्य, गोकलनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में ये मामला आया था। और इसमें प्रावधान किया कि ये किस प्रकार की व्यवस्थाएं जो हैं वो कैसे है, गोकलनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में। इससे पहले एक आया था इनरी बेरूबारी 1960 में, इनरी बेरूबारी मामला, एक केस आया था इनरी बेरूबारी मामला जो 1960 में आया था। देखो ये जो मामला आया था इनरी बेरूबारी, ये क्षेत्र से संबंधित था। इसमें यह कहा गया था कि जो प्रस्तावना है, जो उद्देशिका है, वो संविधान का अंग नहीं है, ये संविधान का अंग नहीं है, और इसके रहने से या न रहने से मूल उद्देश्य से कोई डिफरेंस नहीं होगा। नंबर एक बात। दूसरी बात इसमें कही गई थी कि जो जैसे संविधान की भाषा अस्पष्ट और संदिग्ध है, और इसमें जो है इसको स्पष्ट रूप से अर्थ निर्माण के लिए इसको उपयोगी बनाया गया है, और जो संविधान निर्माता हैं उनके विचारों को समझने में सहायक है। हम ये कह सकते हैं कि उनके विचारों के जानने की कुंजी है। ये दो बात कही गई थी। तो इसमें यह कहा गया था संविधान का अंग नहीं है, और इसके रहने या न रहने से मूल उद्देश्यों में कोई अंतर नहीं होगा। तो सीधी सी बात है कि जब ये उद्देशिका संविधान का अंग ही नहीं है तो इसका रखने का फायदा क्या है, फिर ये क्या फंडा है फिर ये, तो फिर इसका रखने का कोई औचित्य थोड़ी है कोई। सीधी सी बात है भी, आप रीट की तैयारी कर रहे हो और आगे कंपटीशन का जमाना आने वाला है, तो जब ये सिस्टम जो है ये लफड़ा आपने संविधान का अंग ही नहीं माना तो रखने से कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल भी 1% भी फायदा नहीं है। फालतू में पढ़ना पड़ा वो, उसका फायदा क्या है भी। जब आप ये अलग ही कर दिया तो
तो इस प्रकार से जब अलग कर दिया तो लोगों ने कहा कि फिर औचित्य क्या आपका प्रस्तावना बनाने का। उसके बाद में जो है गोकलनाथ बनाम पंजाब राज्य से 1967 में मामला आता है। उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, जो प्रस्तावना के जो सिद्धांत हैं, प्रस्तावना के सिद्धांतों का जो निचोड़ है, उनके आधार पर सरकार कार्य करती है, उनके आधार पर सरकार कार्य करती है। तो ये जो है इसका अंग है। उसके बाद में मामला आता है केशवानंद भारती, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, केरल राज्य, ये आता है 1973 में। अब इसके अंदर 1973 में ये माना गया था कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान का ही अंग है, यहाँ अंग मान लिया गया। और यहाँ उन्होंने कहा कि जो प्रस्तावना एक शाश्वत है और परिवर्तन योग्य है, आप इसमें संशोधन कर सकते हो। उसके बाद में जो है परिवर्तन होता है कब, 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन कब किया गया था, 1976 में। और इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, एक समाजवाद जोड़ा गया और दूसरा पंथ निरपेक्षता जोड़ा गया, निरपेक्षता, और तीसरा जो शब्द था वो अखंडता जोड़ा गया, अखंडता जोड़ा गया। ये पहली बार 1976 में इसमें संविधान संशोधन होता है। 42वां संविधान संशोधन 1976 को समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता जोड़ा गया था। ठीक है ना, एक ही बार संशोधन हुआ है आज तक। तो मेन मुख्य बातें अपने पुनः फिर कर लेते हैं। ये प्रश्न पूछा गया है भी कौन से विवाद में, कौन से वाद में संविधान को, संविधान की प्रस्तावना जो है उसको मूल अंग नहीं माना गया था, तो ये इसमें जोड़ा गया है। और इसमें अंग नहीं माना, लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य इसमें मान लिया गया। और यहाँ उसने कहा कि आप परिवर्तन कर सकते हो, शाश्वत है ये, और ये संविधान की क्या है, आत्मा है। तो यहां मान लिया गया। तो उसके बाद में परिवर्तन होता है 3 साल बाद 1976 के अंदर 42वां संविधान संशोधन में 3 शब्द जोड़े गए थे। देखो, समाजवाद जोड़ा गया, पंथ निरपेक्षता जोड़ा गया, अखंडता जोड़ा गया। ये शब्द जोड़ने का मतलब कि हमारी जो एकता है उनको मजबूत करना है, हमारे संविधान को एक अच्छा, सुदृढ़ और अच्छे तरीके से बनाने से मकसद था। अब बात आती है अपने जो इससे संबंधित प्रश्नों की, अपने बात कर ली। अब जो मैं बात करूं कि ये विवाद के प्रश्न हैं, एक बार मुख्य जो प्रश्न पूछे गए उनसे अपने रूबरू होते हैं। तो पहली बात तो संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें संज्ञेय शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, न्याय की चर्चा हमारे प्रस्तावना में मिलती है, स्वतंत्रता की चर्चा हमें मिलती है, समानता का उल्लेख हमें मिलता है। और इसके अलावा जो है ऐतिहासिक जो स्वरूप है 26 नवंबर 1949 का स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है, और इसी दिन हम अंगीकृत अधिनियम द्वारा आत्मर्पित करते हैं। इसके अलावा धर्म निरपेक्षता का केवल संविधान की प्रस्तावना में ही उल्लेख मिलता है। ठीक है ना, कभी इसने अंग नहीं माना संविधान ने, कभी माना है तो कब नहीं माना अंग। ये प्रश्न आएगा तो कैसे आएगा कि कौन से वाद में संविधान की प्रस्तावना को मूल अंग नहीं माना गया था। तो केरलनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में नहीं माना गया था। इसके अलावा इसमें जो है किस किस क्रांतियों का प्रभाव पड़ा, तो रूसी क्रांति है, साम्यवादी 1917 की क्रांति, 1789 फ्रांस की क्रांति है, इंग्लैंड की गौरवमयी राज्य क्रांति 1688 में होती है, और अमेरिका की स्वतंत्रता की क्रांति 1776। तो इन क्रांतियों का प्रभाव रहता है प्रस्तावना में, उद्देशिका में। उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया था, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये 13 दिसंबर 1946 को रखा गया था। पारित कब किया गया था, 22 जनवरी 1947 को किया गया था। ये जो सारांश है आप अच्छी तरह से आपको याद करना पड़ेगा, क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। सीधी सी बात है, 100 बातों की एक बात है, पढ़नो तो पढ़ाई को, पढ़िया बिना की को नहीं। अरे पढ़नो भी इन हिसाबों पढ़ेगो थने के जो थने बताया है, जितनी भी बातें ये सारी की सारी खोपड़ी में फिट करनी है।
यहाँ कोने भी कॉपी पर लिख ली और सामने दीवार पर लगा ली, बस ठीक है, गुरुजी पढ़ा रहे, सही सही पढ़ा रहे, कोई गलत कौन पढ़ा रहा, और एक बार देख लिया वीडियो और बस उसके बाद में फुल स्टॉप कर दिया। तो ये नहीं है, अपने को अध्ययन करना है, हमें रीड को क्लियर करना है और अच्छे से कठिन परिश्रम करना है। देखो सपना यदि पूरा हो सी जद कि पसीनों काटोगा, अरे मार ली बात खोपड़ी के अंदर ही रखा हुआ, भगवान ने कान तो दो दिए, एक में गालो और दूसरे में पार, ऐ कदी कौन करना, ये में गाल दो और इन पार ना होने दो, अठा होनी चाहिए। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि आप अच्छे से गहन अध्ययन करो, चाहे 10 मिनट पढ़ो, चाहे आधा घंटा पढ़ो, चाहे 1 घंटा पढ़ो, अच्छी तरह से पढ़ो। आप जैसे जैसे आपको बताया गया अच्छी तरह से पढ़ो। हाँ, कोई भी समस्या होती है, आपके समझ में नहीं आता, कमेंट डालिए, आप कमेंट डालिए कि सर ये तो है, ये बताइए। आप जब भी नेक्स्ट क्लास होगी तो आपने शेयर करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, निश्चिंत होकर पढ़िए। तो और बाकी जो है आपका काम तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसका प्रचार करें। इसी के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूँ, तो जय हिंद, जय भारत।